हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द चैप्टर लियन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये डिस्कशन प्रीवियस सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने लियन के रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। तो अब लियन के बचे हुए कॉन्सेप्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नए कंसेप्ट को शुरू करेंगे। फिर ध्यान रहे ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर में फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं उनको आसानी से हम हैंडल कर सकें। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे लियन के साथ। नॉन एप्लीकेशन ऑफ राइट। सो नॉन एप्लीकेशन ऑफ राइट ऑफ लियन में हम एक पॉइंट को कवर कर चुके थे। सो दैट वाज सेफ स्टडी ऑफ आर्टिकल्स। सो लियन इन केसेस में अवेलेबल नहीं रहता। कौन से वो केसेस हैं? जब कस्टमर अपनी सिक्योरिटीज को हमारे पास डिपॉजिट करवाता है। किस पर्पस के लिए? लोन लेने के लिए नहीं, सेफ कस्टडी के लिए। तो उस केस में हम ट्रस्टी बन जाते हैं, हम बेली बन जाते हैं, इसीलिए हम राइट ऑफ लियन यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है कि राइट ऑफ लियन यूज किया जा सकता है तो वो स्पेसिफिक एग्रीमेंट अगर है तो पोजीशन डिफरेंट होगी। लेकिन जनरली फॉर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स द राइट ऑफ लियन विल नॉट बी अवेलेबल टू द बैंक। तो ये पॉइंट हम पिछले लेसन में भी कवर कर चुके हैं। तो अब हम चलते अगले पार्ट के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स और मनी डिपॉजिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। सो कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर अपना मनी अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट करवाता है तो राइट ऑफ लियन इज नॉट अवेलेबल। तो लियन का राइट अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने हमारे पास अपना मनी डिपॉजिट करवाया या अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करवाए प्रॉपर्टी के, और वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस केस में लियन विल नॉट बी अवेलेबल। आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली बाय द कस्टमर इन द बैंक प्रेमिसेस। अगर गलती से, लापरवाही से कस्टमर अपने कोई आर्टिकल्स को बैंक ब्रांच में छोड़ देता है, बैंक प्रेमिसेस में छोड़ देता है, सो सच आर्टिकल्स सिक्योरिटीज कैन नॉट बी टेकन अंडर लियन। तो इनको भी अंडर लियन नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनके केस में वी आर ट्रस्टी ऑफ द कस्टमर। सो अगर ब्रांच में वो गलती से छोड़ गया है तो वी बिकम ट्रस्टी फॉर द these articles. Immature debt. So lien cannot be used for a debt which has not matured as yet. अगर एक लोन अभी ड्यू नहीं हुआ है, इट हैज नॉट बिकम ड्यू। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन अगर हम लेते हैं, अगर होम लोन अभी 1 साल के बाद ड्यू होगा तो आज हम लियन के राइट को यूज नहीं कर सकते बिकॉज अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। और लियन कब यूज हो सकता है? व्हेन देयर इज ए डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अभी रीपेमेंट ड्यू ही नहीं हुआ है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिफॉल्ट। तो लियन कैन नॉट बी यूज्ड वेयर डेट हैज नॉट मैच्योर्ड एज येट। देन स्टोलन गुड्स। इफ कस्टमर हैज स्टोलन द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द रियल ओनर and delivers them to the bank cannot have a lien over it although transaction has taken place in ordinary course of business. So अगर गुड्स को स्टील किया गया है और कस्टमर स्टोलन गुड्स को अंडर लियन बैंक के पास हैंड ओवर कर देता है, सो डिस्पाइट दैट बैंक कैन नॉट हैव लियन ओवर दैट बिकॉज उसमें जो राइट अवेलेबल रहता है वो रियल ओनर के पास अवेलेबल रहता है। So since real owner has not delivered the goods,
हेंस द लियन विल नॉट बी क्रिएटेड। इसीलिए जब भी हम गुड्स के ऊपर लियन क्रिएट करवाते हैं तो उसका जो एविडेंस है वो हम साथ में देखते हैं। नो साइमल्टेनियस राइट टू द बैंक। So when right of set off is available to the bank, right of lien cannot apply. So जब जब बैंक के पास सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है तब तब लियन के राइट को यूज नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं डिपॉजिट की। एक तरफ हमारे पास डिपॉजिट है, एक तरफ हमारे पास लोन है। तो डिपॉजिट के ऊपर हमारा रेट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल रहता है टू रिकवर द लोन। तो दिस मीन अगर डिपॉजिट के अगेंस्ट हमारे पास सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है तो डिपॉजिट के ऊपर लियन का राइट अवेलेबल नहीं अप्लाई होता। तो एक सिक्योरिटी के ऊपर इन दोनों में से कोई एक राइट अवेलेबल रहता है। जहां राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है वहां राइट ऑफ लियन यूज नहीं हो सकता, जहां राइट ऑफ लियन अवेलेबल है वहां पे राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल नहीं हो सकता। तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू लियन। और अब हम लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था उसको और इस सेशन में जो अभी तक डिस्कस किया इसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो अब हम उनको यूज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो पहले उसको वॉच करें, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बगैर उस वीडियो में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए बगैर इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। सो जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो पहले इससे प्रीवियस वीडियो को वॉच करें फिर इसको देखें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। What is essence of banker's lien? बैंकर के लियन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है? The right to possess goods and securities until customer voluntarily retrieves them. The right to possess goods and securities until debt owed by customer is settled. Right to possess goods and securities indefinitely irrespective of any financial transaction. Right to possess goods and securities only for a limited period. So बैंकर्स के लियन को हमने बहुत अच्छे से किया है। आपने बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिक्वायरमेंट को मीट करता है, क्वेश्चन नंबर 1 को। सो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वही स्टेटमेंट है, वही एसेंस है बैंकर के लियन की? यस, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा बी। ये पोजेशन का राइट है गुड्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर कब तक अवेलेबल है? जब तक डेट ओड बाय द कस्टमर सेटल नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। व्हाई इज बैंकर्स लियन ऑफन रेफर टू एज इम्प्लाइड प्लेज? बैंकर के लियन को अक्सर हम इम्प्लाइड प्लेज क्यों कहते हैं? It is explicitly stated in the banking contract. It resembles a pledge, but it is not explicitly agreed upon. It requires separate contract for implementation. It is not related to concept of pledge. तो बैंकर के लियन को हम रेफर करते हैं इम्प्लाइड प्लेज। ऐसा क्यों है? तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था कि हम बैंकर के लियन को इम्प्लाइड प्लेज क्यों कहते हैं। यस, व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका रहेगा कि जो लियन है वो प्लेज जैसा ही हमें नजर आता है। सो जैसे प्लेज के बहुत सारे फीचर्स हैं तो वैसे ही फीचर्स लियन के अंदर भी हैं। तो इट रिजेंबल्स ए प्लेज, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली एग्रीड अपॉन नहीं होता, यानी ऐसा लिख के नहीं बताया जाता या ओरली नहीं बताया जाता। सो कंडक्ट से ऐसा लगता है
तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। In case of default by customer, what additional power does banker's lien provide compared to general lien? अगर हम जनरल लियन को एक तरफ रखें, बैंकर के लियन को दूसरी तरफ रखें, तो ऐसी कौन सी एडिशनल पावर है जो बैंकर के लियन में अवेलेबल रहती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर? पावर टू सीज अदर एसेट्स, पावर टू सेल द गुड्स एंड सिक्योरिटीज, पावर टू चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट या पावर टू फाइल सूट अगेंस्ट द कस्टमर। तो कौन सी एडिशनल पावर बैंकर को अवेलेबल होती है अंडर बैंकर्स लियन? यस, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? कौन सी एडिशनल पावर बैंकर को अवेलेबल रहती है? सो एडिशनल पावर है गुड्स एंड सिक्योरिटी को सेल करने की। तो एक बार फिर से ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। According to section 171 of Indian Contract Act, what right does a banker acquire regarding goods and services? अब हमने आंसर देना स्ट्रिक्टली इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो कौन सा राइट बैंकर को अवेलेबल रहता है गुड्स एंड सिक्योरिटीज को लेकर के? स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 171, लिमिटेड लियन, पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन या स्पेसिफिक लियन। तो व्हाट राइट बैंकर अक्वायर्स अंडर सेक्शन 171? तो इनमें बताइए कौन सा लियन अवेलेबल रहता है बैंक को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आई फील आंसर आप दे सकते हैं अगर आप लियन को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो ये है हमारा जनरल लियन। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लियन। सो जनरल लियन इसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 171 के अंदर। Under what circumstances does a bank have no right of lien over certain securities left by the customer? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जब बैंक के पास लियन का राइट अवेलेबल नहीं होता है? जब सिक्योरिटीज कस्टमर छोड़ जाता है। When securities are valuable, when securities are given to the banker in the normal course of banking business, when securities are mentioned in a separate agreement, when securities are left inadvertently। तो कौन सी वो सर्कमस्टांसेस हैं जब लियन अवेलेबल नहीं होगा? नो राइट ऑफ लियन विल बी अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सो दिस इज जब सिक्योरिटीज वो जानबूझ के नहीं गलती से छोड़ जाता है इनएडवर्टेंटली। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। व्हाई डज ए बैंकर यूजुअली टेक ए लेटर ऑफ लियन फ्रॉम द कस्टमर? तो लेटर ऑफ लियन बैंकर क्यों लेते हैं कस्टमर से? टू चार्ज एडिशनल फीस, टू इस्टेब्लिश लीगल ऑब्लिगेशन फॉर लियन, टू वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी, टू डिस्करेज कस्टमर फ्रॉम सीकिंग ए लोन। तो क्या लगता है आपको व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ लियन फ्रॉम द कस्टमर? तो कस्टमर से लियन का लेटर बैंक्स क्यों लेते हैं? एक बार फिर से आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर है। यस, एविडेंस के लिए, टू इस्टेब्लिश दैट द ऑब्लिगेशन वाज क्रिएटेड। तो ये प्रूव करने के लिए कल को अगर जरूरत पड़े तो बैंक प्रूव कर सकता है इस लेटर के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज पर्टिकुलर लियन ग्रांट ए बैंकर द राइट टू डू? अगर ये पर्टिकुलर लियन हो तो बैंकर को क्या राइट अवेलेबल होता है? किस प्रकार का राइट बैंकर को अवेलेबल होता है? सेल द गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन पोजेशन, रिटेन पोजेशन ओनली ऑफ गुड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक चार्जेस और ड्यूज, सीज ऑल एसेट्स ऑफ द कस्टमर, या ट्रांसफर द लियन टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमने बताना है पर्टिकुलर लियन बैंकर को किस प्रकार का राइट ग्रांट करता है, बैंकर को किस प्रकार का राइट देता है। सो इट ग्रांट्स
What type of right to the bank? Sell goods in possession? No. Retain possession only goods and related to specific charge and dues? Yes, this is correct. Seize all assets? No. Transfer lien to another financial institution? No. So it is option B only जो हमारी correct answer बनता है. In absence of a contract to the contrary, what does section 171 of Indian Contract Act allows banks to do? अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो उलट कॉन्ट्रैक्ट हो, अपोजिट साइड का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो सेक्शन 171 किस प्रकार का राइट बैंकों को अवेलेबल करवाता है? तो वंस अगेन हमने आंसर देना 171 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो भी एक नई सिचुएशन में. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है, यानी अपोजिट साइड का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई नहीं है, तो हमारे ऑप्शन आंसर्स है रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटी फॉर ए स्पेसिफिक लोन, रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटीज फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, सेल गुड्स इमीडिएटली अपॉन पोजेशन, या वेव द राइट ऑफ लियन. तो बैंक को इनमें से क्या अवेलेबल होता है? क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज अवेलेबल टू द बैंक? सो बैंकर को अवेलेबल है जनरल बैलेंस को कवर करने के लिए उन गुड्स को रिटेन करने का राइट. तो बैंक कैन रिटेन दोज गुड्स एज सिक्योरिटी टू कवर जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट, यानी एक से ज्यादा लोन की रिकवरी करने का राइट उस सिक्योरिटी से अवेलेबल होता है. तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर. डू बैंक्स नीड ए सेपरेट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लियन टू बी इफेक्टिव? अगर लियन को हमने इफेक्टिव बनाना है तो क्या सेपरेट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है? यस, सेपरेट एग्रीमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी. नो, इट इज नेवर नेसेसरी. इट डिपेंड्स अपॉन बैंक्स पॉलिसी. यस, बट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर लियन. तो क्या हमारा आंसर बनेगा? सो लियन को इफेक्टिव रखने के लिए क्या सेपरेट एग्रीमेंट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इसकी जरूरत है या नहीं है? सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको लीगली देखते हैं तो नो सेपरेट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, कभी भी उसकी जरूरत नहीं है. लेकिन हमने पढ़ा था एविडेंस क्रिएट करने के लिए इट इज डिजायरेबल. सो जब हम टेक्निकली इस आंसर को देखते हैं तो दिस आंसर इज करेक्ट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर अस. क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने ये इश्यूज हो सकते हैं. इश्यू नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है. इसी कारण आप उसको बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं, और उससे आपका टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है, और टाइम आपके पास पहले से बहुत कम अवेलेबल रहता है. इस बुक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, लेकिन वो इतने थोड़े हैं जिससे हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते. अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स. हमारे वीडियो लेसन्स में हम जो कॉन्सेप्ट का आपको समझाते हैं वो बहुत आसान करके, इजी करके समझा देते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है. तो आपकी अंडरस्टैंड करने की जो डिफ़िकल्टी है वो इशू भी आपका सॉल्व हुआ, टाइम कंज्यूमिंग का प्रोसेस है आपका वो भी सॉल्व हुआ, तो जिससे आप आसानी से पूरे सिलेबस को भी कवर कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन बैंक आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल करवाता है, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है. एग्ज़ाम के पास जाकर के हमारे पास मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं. उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाते हैं. तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है और फिर आप इसको क्यों यूज़ ना करें? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं.
सो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और इन कोर्सेज को यूज करें। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। अंडर व्हाट कंडीशन डज सिक्योरिटी फॉल अंडर बैंक्स लियन? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जब सिक्योरिटी बैंकर के लियन के अंडर फॉल करती है? प्रॉपर्टी शुड कम इन हैंड्स ऑफ द बैंक एज ए डेटर बैंक। There should be entrustment for a special purpose consistent with the lien. There should be contract expressed or implied to exclude the lien. The possession of goods and security must be in the same right as the account of the customer. तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है, कौन सी कंडीशन आपको लगती है कि जब कोई भी सिक्योरिटी बैंक के लियन के अंडर फॉल करेगी? तो आपने वो स्टेटमेंट्स एग्जामिन करनी है यहां पे। तो विच ऑफ दोज स्टेटमेंट इज ए करेक्ट वन? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी डी है। जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज का पोजेशन हमें मिला वो सेम राइट में मिला एज द अकाउंट होल्डर। इसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी जब हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे। ए के नाम की सिक्योरिटीज, ए एंड बी के नाम का लोन, या ए के नाम का लोन, ए एंड बी के नाम की सिक्योरिटीज। तो हमें सेम राइट की बात करनी है। तो सेम राइट इन दोनों सिचुएशन में किस में अवेलेबल होता है? तो यहाँ पे हमें सेम राइट अवेलेबल नहीं होता, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी दो लोगों के नाम से है, लोन एक के नाम से है, तो लियन विल नॉट बी अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे सेम राइट अवेलेबल है। तो लोन अगर जॉइंट लोन है तो उसमें जॉइंट लायबिलिटी रहती है ए की। सिक्योरिटी अगर ए के नाम से है तो लियन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ग्रांटेड बाय बैंकर्स जनरल लियन? बैंकर का जो जनरल लियन है इसमें किस प्रकार का राइट अवेलेबल रहता है? राइट टू सेल डेटर्स प्रॉपर्टीज, right to refuse any transaction, right to change account terms without notice, right to seize joint account assets. तो बैंकर के जनरल लियन के अंदर किस प्रकार का राइट अवेलेबल हो जाता है? तो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो देखिए कौन सा राइट अवेलेबल हो जाता है। सो अवेलेबल हो जाता है राइट टू सेल द गुड्स एंड सिक्योरिटीज। तो जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज बैंक के पोजेशन में है और पोजेशन ये डेटर ने दिया है, सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक कैन सेल दोज गुड्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये राइट बैंक को अवेलेबल हो जाता है अंडर बैंकर्स जनरल लियन। ये खास है। एक होता है टर्म केवल जनरल लियन, एक होता है बैंकर्स का जनरल लियन। जो जनरल लियन है वो ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर अवेलेबल रहता है। जो बैंकर का लियन है उसमें उन गुड्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करने का एडिशनल राइट अवेलेबल हो जाता है। टू whom डज राइट अंडर सेक्शन 171 अप्लाई? कौन कौन से वो लोग हैं जिनको अंडर 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का राइट अवेलेबल रहता है? ओनली द बैंकर, ओनली द डेटर, बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, बैंक एंड कस्टमर ज्वाइंटली। तो ये राइट अंडर सेक्शन 171 किनको अवेलेबल रहता है? सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या आंसर बनता है? तो सेक्शन 171 के अंदर कौन सा राइट अवेलेबल रहता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस सेक्शन में जनरल लियन का राइट अवेलेबल होता है। सो बेसिक्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो जनरल लियन का ये राइट 5 लोगों को अवेलेबल रहता है। सो 5 टाइप ऑफ पर्सन्स को। ये पर्सन्स कौन है? बैंकर है नंबर 1, फैक्टर है नंबर 2, वार फिंजर्स है नंबर 3, हाई कोर्ट के अटॉर्नीज है नंबर 4 एंड पॉलिसी ब्रोकर्स हैं नंबर 5। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो अगर ऑप्शन सी का आंसर हमने दिया तो हमें कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि सेक्शन 171 किस लियन की बात करती है। सो दैट इज वाई मैंने थोड़ा डिटेल में इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया।
इन विच सिचुएशन कैन ए बैंक एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन? कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें बैंक इस राइट को यूज कर सकता है? व्हेन कस्टमर हैज ए जॉइंट अकाउंट, व्हेन डेटर हैज entrusted property for a special purpose inconsistent with the lien, when bank has a right of set off, when debtor deposits safe custody of articles. तो हमने बताना है इनमें से कौन सी वो सिचुएशन है when बैंक कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, को किस केस में बैंक लियन के राइट को यूज कर सकता है। तो सभी सिचुएशन को केयरफुली रीड करना है, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं, तो देखेंगे किस सिचुएशन में ये राइट अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिचुएशन दिस राइट इज अवेलेबल टू द बैंक? व्हेन कस्टमर हैज जॉइंट अकाउंट, अवेलेबल नहीं होता जॉइंट अकाउंट के ऊपर। When debtor has entrusted property for a special purpose, तो इस केस में भी अवेलेबल नहीं होता। When bank has right of set off, तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता। When debtor deposits safe custody article, तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता। तो इन चारों के अंदर किसी भी सिचुएशन में बैंकर को ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनता है? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following situation does not allow a bank to exercise right of lien? इनमें कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें बैंक को लियन का राइट अवेलेबल नहीं होता? नंबर 1, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली इन बैंक प्रेमिसेस, या मैच्योर्ड डेट्स। तो किन केसेस में द राइट ऑफ लियन कैन नॉट बी यूज्ड? तो किस केस में इस राइट को यूज नहीं किया जा सकता? सभी सिचुएशन को केयरफुली रीड करना है, जो कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया उसको सामने रखते हुए फिर आंसर आपने प्रोवाइड करना है। तो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली इन बैंक प्रेमिसेस, या मैच्योर्ड डेट्स। हमने आंसर देना है नॉट अवेलेबल टू द बैंक, डज नॉट अलाउ बैंक टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। सो देख लेते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स में ये अवेलेबल नहीं होता। मनी या डॉक्यूमेंट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट करवाए हैं तो उस केस में भी अवेलेबल नहीं होता। आर्टिकल्स अगर नेग्लिजेंटली बैंक प्रेमिसेस में छोड़ दिए जाते हैं तो उस केस में भी अवेलेबल नहीं होता। तो इन तीनों केस में अवेलेबल नहीं होता। सो मैच्योर्ड डेट के केस में, मींस मैच्योर्ड यहाँ पे अगर डेट ड्यू हो चुका है तो उस केस में इट इज अवेलेबल। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं कहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हमारा बनना चाहिए ए, बी एंड सी। लेकिन अगर हमने आंसर देना है कहाँ अवेलेबल है, अगर ये नॉट वर्ड ना हो तो फिर हमारा आंसर बन जाता है डी। तो उसके हिसाब से ये आंसर हमने देना है। तो दिस मीन अगर हम डू नॉट अलाउ के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देते हैं, इट इज नॉट ए अलोन, तो फिर ये आंसर हमारा ए है, बी है एंड सी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन डज लियन कैन नॉट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी जो कुछ हमने अंडरस्टैंड किया है कॉन्सेप्ट में उसके मुताबिक लियन कहाँ अवेलेबल नहीं है। व्हेन डेटर हैज ए जॉइंट अकाउंट, व्हेन डेट हैज नॉट येट मैच्योर्ड, when customer has stolen goods and securities, when right of set off is available to the bank. तो when does lien cannot be used? इनमें कौन सी वो सिचुएशन है जब लियन को यूज नहीं किया जा सकता? सो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। when लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, जब उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
सो व्हेन डेटर हैज़ ए जॉइंट अकाउंट, तो जॉइंट अकाउंट में लियन का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। व्हेन डेट हैज़ नॉट मैच्योर्ड येट, तो जब ड्यू नहीं हुआ, मैच्योर का मीनिंग यहाँ पे है ड्यू होना, जब वो ड्यू नहीं हुआ तो भी लियन अवेलेबल नहीं है। कस्टमर हैज़ गिवन स्टोलन गुड्स, तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। जब सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है तो लियन का राइट अवेलेबल नहीं होता, यानी इन सभी सिचुएशन में दिस राइट इज नॉट अवेलेबल, तो ये राइट अवेलेबल नहीं है इनमें से किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन था किन केसेस में अवेलेबल नहीं है, तो इनमें से किसी में भी अवेलेबल नहीं है। रादर जब हम कैन नॉट बी यूज्ड तो हमारा आंसर नन नहीं ऑल दी अबव बनना चाहिए। सो ये सारे केसेस में ही ये राइट अवेलेबल एक्सरसाइज नहीं हो सकता। फ्रेंड, आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं हम सूटेबली आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करना, लेकिन मोर देन हाफ एन आवर हमने इसको देखा है, बहुत सारा बेनिफिट हमने लिया है। अगर आपको लगा कि ये यूज़फुल है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। तो इसको लाइक करने इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मिल सकता है, क्योंकि लाइक किए हुए वीडियोस को यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो इसको लाइक करके हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं जो आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपकी क्लासेस मिस हो रही होंगी। इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।